राजस्थान संस्कृत अकादमी के इस कार्यक्रम में मैं भारतीय विद्याओं की जो मूल भाषाएं हैं संस्कृत और प्राकृत, उनके संबंध पर थोड़ी चर्चा करना चाह रहा हूँ। संस्कृत और प्राकृत भाषाओं में निबद्ध वाङ्मय भारतीय संस्कृति के उत्स को समझने के लिए अत्यंत जरूरी है। पुराकालीन वाङ्मय को समझने के लिए जहाँ हमें संस्कृत भाषा का परिज्ञान जरूरी है, वहीं प्राकृत भाषाओं के रूप में स्वीकृत लोक भाषाओं को भी आज सीखना जरूरी है। यदि हम लोक भाषाओं को जो आज विलुप्त हो गई हैं, जिनका मानव जीवन में व्यवहार अब नहीं हो रहा है, किंतु बहुत सारी पांडुलिपियाँ मौजूद हैं, बहुत सारे ग्रंथ जिनमें ज्ञान और विज्ञान की संपदा छुपी हुई है, उसे यदि हमें समझना है तो हमें सौरसेनी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत और दूसरी जो प्राकृतें हैं जैसे पैसाची प्राकृत है, महाराष्ट्री प्राकृत है, इनको भी जानना जरूरी है। सचमुच में इन भाषाओं का लोक व्यवहार आज हमारे जीवन में देखा नहीं जा रहा। अतः यह आवश्यक है कि उन भाषाओं को हम वाङ्मय के अभ्यास से सीखें, क्योंकि कोई भी भाषा जो पहले लोक भाषा थी, आज लोक में विलुप्त हो गई है, तो उसे सीखने का उपाय मात्र वाङ्मय है। शास्त्र का अथवा साहित्य का अध्ययन करते हुए ही हम उन भाषाओं को सीख सकते हैं। तो अभी हमने चर्चा की कि प्राकृत भाषाएं हैं। वस्तुतः सौरसेनी भाषा सूरसेन की भाषा थी। अर्धमागधी और मागधी भाषाएं उस समय मगध प्रांत की लोक भाषाएं थीं। महाराष्ट्री प्राकृत के नाम से विख्यात महाराष्ट्री भाषा महाराष्ट्र प्रांत की भाषा उस देश की भाषा मानी जा सकती है। तो ये वहाँ की लोक भाषाएं थीं। इन लोक भाषाओं में मुख्य रूप से सौरसेनी में और अर्धमागधी में जिस वाङ्मय की सर्जना हुई, जो साहित्य रचा गया, वह साहित्य इतना उत्कृष्ट था। वह साहित्य जीवन मूल्यों को लेकर, धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ की विरासत लेकर हमारे सामने उपस्थित हुआ। इसलिए उस वाङ्मय का जो मूल्य है, वह मूल्य जानना जरूरी रहा। और उस मूल्य को ऋषियों ने हमें बताया कि इसमें हमने जो बात कही है या हमारे द्वारा यह वाङ्मय आप तक आया है, यह केवल हमारा ही चिंतन नहीं है, यह चिंतन परंपरा से है, महावीर की देशना से है। और महावीर की देशना का संकलन गणधरों ने किया। गणधरों ने उसे श्रुत केवलियों तक पहुंचाया। श्रुत केवली उन्हें कहते हैं जो गणधर के द्वारा रचित का मतलब वहाँ लिपिबद्ध करना नहीं है, जो उपदेश का सार था, जिसमें जीवन मूल्य भी थे, जिसमें जगत के स्वरूप आदि का चिंतन भी था, जिसमें भौतिक अभौतिक पदार्थों की विवेचना भी थी। इन सब को गणधरों ने द्वादशांग के रूप में गूंथा। वही परंपरा मौखिक रूप से चली आई
तो जो गणधरों के द्वारा गूंथे गए द्वादशांग को जान लेता है द्रव्य रूप से, माने अक्षर आदि के ज्ञान से, और उनके अर्थ को समझ लेता है, उन्हें श्रुत केवली कहते हैं। ऐसे श्रुत केवली भगवान की महावीर की के बाद उनकी परंपरा में करीब 5 हुए हैं, और उसके बाद 11 अंग के धारी, 10 अंग के धारी, 9 अंग के धारी जो ऋषिवर हुए, उन्होंने इस ज्ञान संपदा को, जो भगवान का उपदेश था, महावीर का उपदेश था और गणधर के द्वारा गूंथा गया था, श्रुत केवलियों के द्वारा और अंगधारी पूर्वधारी ऋषियों के द्वारा अपनी स्मृति के बल से सुरक्षित रखा गया। किंतु कालक्रम से स्मृति भ्रंश होने लगा, और जब स्मृति भ्रंश होने लगा तो उस वाङ्मय को सुरक्षित करने का चिंतन हुआ, उसे सुरक्षित करने की चिंता ऋषियों को हुई, और फिर अंत में जाकर के ये विचार किया गया कि इनको लिपिबद्ध कर दिया जाए। तो वो जो उपदेश एक तीर्थंकर की देशना से चला आ रहा था, ऋषियों की साधना से प्रवाहित था, वही उपदेश जिस वाङ्मय में आकलित हुआ और जिन्होंने उसे आकलित किया, संकलित किया, उन ऋषियों ने ये दावा नहीं किया कि ये हमने लिखा है, ये हमारा कृत्य नहीं है, हमारे द्वारा किया गया काम नहीं है, हमें तो जो परंपरा से याद कराया गया था और जिसको समझ करके हमने अपने जीवन मूल्यों का सुख भोगा, जीवन मूल्यों को जान पहचान पाया, वही समाप्त ना हो जाए, इस चिंतन से इसे लिपिबद्ध किया जा रहा है। पहले उपदेश को ऐसे लोगों के पास नहीं पहुंचाया जाता था जो उसका दुरुपयोग कर सकें, इसलिए लिखने की परंपरा नहीं थी। और जब लिखना जरूरी हो गया, अपरिहार्य हो गया, तो उसे लिखा गया, और लिख करके जो वाङ्मय तैयार हुआ, वो वाङ्मय उन ऋषियों के द्वारा तो लिखा गया, परंतु उन्होंने ये दावा नहीं किया कि इसके कर्ता हम हैं, इसलिए वह वाङ्मय अकृत वाङ्मय कहलाया। और उस वाङ्मय में प्रकृष्ट तत्व की विवेचना है, प्रकृष्ट जीवन मूल्यों की अवधारणा है, और उस वाङ्मय को पढ़ करके हम प्रकृष्ट जीवन मूल्यों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अतः उस वाङ्मय का नाम प्राकृत वाङ्मय पड़ गया। वो भाषा तो अर्धमागधी थी, वो भाषा तो सौरसेनी थी। दिगंबर परंपरा और श्वेतांबर परंपरा में जैन संप्रदाय बटा, और दिगंबरों ने ये मान लिया कि वह आगम विलुप्त हो गया है, उपदेश अब संकलित नहीं किया जा सकता, किंतु श्वेतांबर परंपरा ने उस उपदेश को संकलित किया और द्वादशांग के रूप में वह आज हमें उपलब्ध होता है। उस पूरे वाङ्मय में जीवन मूल्यों की चर्चा है, उस पूरे वाङ्मय में मनुष्य जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाने के लिए अहिंसा की, सत्य की, अचौर्य की, ब्रह्मचर्य की और अपरिग्रह की धारणाएं आवश्यक बताई गई हैं, और उनकी विवेचना न केवल सैद्धांतिक रूप से है, अपितु उनकी विवेचना हमें वहाँ दिखाई देती है प्रैक्टिकल रूप में। और उसी के आधार पर आज 2000 वर्ष के बाद भी हमें उस वाङ्मय से जीवन मूल्यों को जीने वाले लोग दिखाई देते हैं, ऋषियों की परंपरा दिखाई देती है, और समाज का जो नियंत्रण है, समाज जो विषय भोगों से बच पा रहा है, हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य हैं वो अहिंसा आदि से आज आलोकित हो रहे हैं। तो हम इसको इस वाङ्मय की बहुत बड़ी देन समझ सकते हैं। ये भाषाएं सौरसेनी रही हो या अर्धमागधी रही हो, और इन भाषाओं में रचित आगम प्राकृत वाङ्मय होने से इन भाषाओं का नाम भी कालांतर में जाकर के
प्राकृत भाषा के रूप में प्रचलित हो गया। वस्तुतः प्राकृत नाम की कोई भाषा मुझे दिखाई नहीं देती है। भाषा अर्धमागधी है, मागधी है, और भी भाषाएं हैं जिनमें आगम रचा गया, और केवल धार्मिक उपदेश ही लोक भाषाओं में संरक्षित नहीं हुआ। वह उपदेश जो धार्मिक नहीं था, सामाजिक था। सामाजिक मूल्यों को यदि हम धर्म की मर्यादा में जिएं तो सामाजिक मूल्य भी प्रगति के हेतु बनते हैं। यदि हम सामाजिक मूल्यों को धर्म से शून्य कर दें, माने अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की धारणाओं से शून्य कर दें, तो वे लौकिक मूल्य भी, सामाजिक मूल्य भी विध्वंस के हेतु बनते हैं, विद्वेष के कारण बनते हैं, मोह के कारण बनते हैं, और उनसे विषय भोगों को भोगने की ही परंपरा चलती है, जिसे पाकर के मनुष्य जीवन ना तो अपना उत्थान कर सकता है, ना हित कर सकता है। तो अगर हम आज मानव जीवन का हित चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि वह वाङ्मय जो सौरसेनी में आकलित हुआ, संकलित हुआ, वह वाङ्मय जो अर्धमागधी में संकलित हुआ और महाराष्ट्री और अन्य भाषाओं में, पैसाची आदि में भी थोड़ा उपलब्ध होता है, उनमें जो मूल तत्व हैं, जो मूल उपदेश हैं, उन्हें जानने की हमें कोशिश करनी चाहिए। प्राकृत वाङ्मय ही आगे जाकर के प्राकृत भाषा में रूढ़ हो गया, अर्थात सौरसेनी, अर्धमागधी, पैसाची, महाराष्ट्री आदि, चूलिया आदि भाषाएं जो हैं, उन भाषाओं के अध्ययन की परंपरा जब कराई जाने लगी तो उसे प्राकृत का अध्ययन कहा जाने लगा, और उन भाषाओं का नाम प्राकृत भाषा पड़ गया। संस्कृत का और प्राकृत का परस्पर का इतना मजबूत संबंध है कि यदि हम प्राकृत को अलग कर दें तो संस्कृत को समझना हमारे लिए कल्पना मूलक हो जाएगा, और यदि हम संस्कृत को बिल्कुल ही अस्वीकार कर दें तो इस वाङ्मय के, प्राकृत वाङ्मय की व्याप्त भाषाओं को समझना हमारे लिए असंभव हो जाएगा। इन दोनों में इतना संबंध है मजबूत कि अगर हम भाषिक तत्वों को देखें तो संस्कृत की जो वाक्य संगठन की प्रक्रिया है, संस्कृत के जो शब्द हमें संस्कृत वाङ्मय में संस्कारित मिलते हैं, वे ही शब्द लौकिक भाषा के रूप में, लौकिक शब्दों के रूप में, देशज शब्दों के रूप में हमें प्राकृत वाङ्मय में मिलते हैं। किंतु प्राकृत वाङ्मय की भाषाओं में और संस्कृत भाषाओं में इतना घनिष्ठ तालमेल है कि संस्कृत के जो सुबंत शब्द हैं, संस्कृत के जो तिगंत शब्द हैं, संस्कृत के जो व्याकरण के नियम हैं, कृदंत के, तद्धित के और कारक प्रक्रिया के, लिंग विचार के, इनमें थोड़ा अंतर लौकिक भाषाओं में पाया जाता है। यदि हम उसे थोड़ा गौण कर दें तो हमें ऐसा लगता है कि ये लोक भाषाएं ही कालांतर में संस्कारित होते होते बुद्धिजीवियों की भाषा बन गई, और जो आज क्लासिकल संस्कृत हमारे सामने है वो बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा जानी भी जाती है, पढ़ी भी जाती है, बोली भी जाती है, परंतु उनकी संख्या अभी बहुत कम है। उसका कारण है कि बुद्धिजीवी लोग इसे ज़्यादा व्यवहार में नहीं लाते हैं, क्योंकि बौद्धिक प्रभाव से जीवन मूल्यों का आकलन हर व्यक्ति नहीं कर पाता। अतः संस्कृत वाङ्मय की भाषा भले लोग कम बोलते हों, किंतु संस्कृत वाङ्मय में जो जीवन की विधाएं, जीवन की लिए जरूरी जितनी भी
आवश्यकताएं हैं, उन सब का विवेचन संस्कृत वाङ्मय में मिलेगा। चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो गान हो, चाहे वो नाट्य कला हो, चाहे वो काव्य शास्त्रीय तत्वों की बात हो, अथवा भाषा शास्त्रीय अध्ययन के मूल सूत्र भी यदि हम आज खोजना चाहें तो हमें संस्कृत वाङ्मय में उपलब्ध होते हैं। उसका कारण ये है कि विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार धीरे धीरे अध्ययन का विकास होता है। अध्ययन का विकास होता है तो अनुसंधान की प्रक्रिया बढ़ती है, और अनुसंधान जब बढ़ता चला जाता है तो विकसित रूप में चिंतन भी हमारे सामने आता है, और वह चिंतन संस्कृत वाङ्मय में हमें उपलब्ध होता है। प्राकृत वाङ्मय और संस्कृत वाङ्मय की मैं यह चर्चा भी करना चाहूँगा कि जैन परंपरा में संस्कृत वाङ्मय की उपेक्षा, संस्कृत भाषा की उपेक्षा नहीं हुई है। जैन चिंतकों ने, जैन ऋषियों ने, लेखकों ने, रचनाकारों ने जहाँ संस्कृत भाषा को अपनाया, वहीं लोक भाषाओं को भी जीवित रखा, और वे लोक भाषाएं धीरे धीरे प्रगतिशील रहीं, और वो प्रगतिशील होकर के आजकल की लोक भाषाएं बन गईं। वो उन्हें हम राजस्थानी के नाम में जान सकते हैं, हम उन्हें मराठी के नाम से जान सकते हैं, कन्नड़ के नाम से, डोगरी के नाम से, पंजाबी के नाम से, उड़िया के नाम से। जो जो लोक भाषाएं हैं वे लोक भाषाएं आज जीवित हैं। वो भाषाएं प्रकृति की भाषा है। प्रकृति जनता को कहते हैं, लोक को कहते हैं। लोक जिन वाक व्यवहार से अपना काम चलाता है, वो उस वाक व्यवहार में भी जब साहित्य सृजन होने लगता है तो वहाँ संस्कार आ जाता है, और वो संस्कार होता है काव्य शास्त्रीय संस्कार, वो संस्कार होता है व्याकरण विषयक संस्कार, और इन संस्कारों से भाषा का विकास होते होते और संस्कृत का जो प्रचलन हुआ, वह प्रचलन इतना सक्षम हो गया कि बुद्धिजीवियों के उस उत्कर्ष को ढोने में समर्थ हुआ। और यही कारण है कि संस्कृत वाङ्मय में हमें वे मूल तत्व आज भी उपलब्ध होते हैं, और उनका कोई रिप्लेसमेंट हमें वाङ्मय में दिखाई नहीं देता है। चाहे वो दार्शनिक मूल्य हो, और चाहे वो लौकिक जीवन की अवधारणाएं हों, उन सब का उत्कर्ष हमें संस्कृत वाङ्मय में दिखाई देता है। और ये उत्कर्ष, लोक जीवन का उत्कर्ष रुक नहीं सकता। लोक जीवन का जीने का ढंग, उसकी प्रक्रिया रुक नहीं सकती। वो तो आज भी विकासमान है। आज जैसे हमारी वेशभूषा बदल गई, आज हमारा खान पान उस समय का नहीं रह गया जो कालिदास के समय का था, भास के समय का था, वो नहीं रह गया। परंतु आज भी संस्कृत है, आज भी हमारा जीवन है, और उस समय जो जीवन मूल्य संस्कृत वाङ्मय में प्रतिपादित हुए, वे ही जीवन मूल्य आज हमें हमारे जीवन में बीज रूप में दिखाई देते हैं। उनके इम्प्लीमेंट का, उनके उपयोग करने का तरीका अवश्य बदला है। हमारे जीवन की पद्धति जरूर बदली है, परंतु वो पद्धति बदलने पर भी संस्कार जो चेतना का है, संस्कार जो भारतीय जिजीविषा का है, भारतीय विद्याओं के गौरव का है, वो हमें आज भी लोक जीवन में दिखाई देता है। संस्कृत भाषा की एक बहुत बड़ी अच्छी प्रवृत्ति ये मानी जा सकती है कि संस्कृत में संस्कार करने की, लौकिक शब्दों के संस्कार करने की जो विधि हमें पाणिनि से, पतंजलि से प्राप्त हुई है, कात्यायन से प्राप्त हुई है, उस विधि का अनुसरण करके ये वाङ्मय और ये भाषा प्रक्रिया समृद्ध होती चली जा रही है। और उससे हम ये जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये वाङ्मय आज कितना मूल्य रखता है।
इस वाङ्मय को भले बुद्धिजीवी लोग आज समझते हों, किंतु इसके अध्ययन की दिशाओं पर भी हमें थोड़ा विचार करना होगा। मैं संस्कृत अध्ययन परंपरा से पढ़ने के लिए जयपुर में आया था और अध्ययन परंपरा से मैंने जयपुर में पढ़ा तो संस्कृत भाषा को हमने सीखा, संस्कृत के वाङ्मय को हमने पढ़ा, परंतु मुझे ऐसा लगा कि इस वाङ्मय में जो मूल्य हैं उन मूल्यों का मूल्यांकन अनुसंधानात्मक, समीक्षात्मक और लोकोपयोगी दृष्टि से किया जाना जरूरी है। तुलनात्मक अध्ययन की परंपरा अभी संस्कृत अध्ययन संकाय में उपलब्ध नहीं होती है, वह भी आनी चाहिए। संस्कृत भाषा का कोश इतना बड़ा है कि सुपर कंप्यूटर भी उसे पूरा नहीं कर सकता। इतने शब्दों का निर्माण हो सकता है। लौकिक शब्दों का संस्कारीकरण, संस्कृतीकरण को जाने बिना हम प्राकृत वाङ्मय को नहीं पढ़ सकते। तो लौकिक भाषा के जो शब्द थे उन शब्दों का संस्कृतीकरण से प्राकृतिकरण, संस्कृत के जो शब्द हैं उनको प्राकृत के रूप में, लौकिक भाषाओं को समझने के रूप में, और जो लौकिक भाषाओं के शब्द थे उनके संस्कारारोपण की दृष्टि से, उनका संस्कृतीकरण करने की दृष्टि से बररुचि आदि विद्वानों ने प्राकृत व्याकरण के कुछ सिद्धांतों को हमारे सामने प्रस्तुत किया। यदि हम उनको जानने की कोशिश करते हैं, उनमें मुख्य बररुचि हैं और हेमचंद्र हैं जो 10वीं 11वीं शताब्दी में हुए। इन के द्वारा जो संस्कृतीकरण और प्राकृतिकरण के नियम हमारे सामने रखे गए, यदि हम उनका अनुपालन करें और संस्कृत भाषा को सीखकर उन शास्त्रों का, प्राकृत वाङ्मय का, सौरसेनी, अर्धमागधी आदि भाषाओं में निहित गूढ़ तत्वों को, रहस्यों को समझने की कोशिश करें तो हमें सफलता मिल सकती है और हम उन तत्वों को जान सकते हैं। यदि हमें भारत की प्राचीन संस्कृति को जानना है, भारत के प्राचीन मौलिक स्वरूप को जानना है, प्राचीन भारत की राजनीतिक स्थिति क्या रही, प्राचीन भारत का सामाजिक परिदृश्य क्या था, प्राचीन भारत में अध्यात्म का गौरव कैसे था, प्राचीन भारत में अध्यात्म की विद्या के कारण से भारत को विद्या गुरु क्यों समझा जाता था, ये बात यदि हम खोजना चाहें तो हमें संस्कृत और प्राकृत वाङ्मय को जानना होगा। संस्कृत वाङ्मय में प्राकृत वाङ्मय की तरह वेदों को वही प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। प्राकृत वाङ्मय की जो प्रतिष्ठा जैन परंपरा में है, वही परंपरा वैदिक संस्कृति में वेदों की है, और वेदों के में जो लिखा है, वेदों में जो उपलब्ध होता है, वह सब कुछ अकृत है। ऋषियों ने ऋग्वेद में जो संकलित किया, जो लिखा, वह उन्होंने स्वयं कहा कि हम तो मंत्र दृष्टा हैं, हमने ये कुछ लिखा नहीं है, हम तो इसके मात्र दृष्टा मात्र हैं, इसे परंपरा से प्राप्त हुआ और इसको हम लिपिबद्ध कर रहे हैं। इस प्रकार से वैदिक वाङ्मय की उत्पत्ति हुई, जैन परंपरा में प्राकृत वाङ्मय की उत्पत्ति हुई, और भारत की ये दो मूल संस्कृतियां रहीं, वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति। इन दोनों का अध्ययन आज भी बराबर चल रहा है और इसके लिए पुरातात्विक सामग्री हमारे सामने उपलब्ध हो रही है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो सभ्यता हमारे सामने आई है, उस सभ्यता ने सांस्कृतिक मूल्यों के अध्ययन को नई दिशा दी है, और इस दिशा को
इसके मूल्य को सही समझने के लिए हमें संस्कृत वाङ्मय और प्राकृत वाङ्मय को गंभीरता से जानना होगा। और ऐसा यदि हम करेंगे तो जो हमारी प्राचीन धारा है उसका हमें ज्ञान होगा, इतिहास का परिपक्व ज्ञान होगा, और वर्तमान में हम उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। वर्तमान में आज हम भले धोती कुर्ता पहन करके ना रह सकते हों, परंतु पैंट शर्ट पहन करके भी आध्यात्मिक तो हो सकते हैं, अहिंसक मूल्यों को जी तो सकते हैं। भले हम राजाओं महाराजाओं को भी जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी पहले जमाने में, आज वो सुविधाएं हमें मिल गई हैं। उन सुविधाओं को पाकर के भी हम उनसे भ्रमित होने से बच सकते हैं। यदि उन भोग विलास की सुविधाओं से भ्रमित होने से बचना चाहते हैं तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम संस्कृत और प्राकृत वाङ्मय का गंभीरता से अध्ययन करें, और संस्कृत और प्राकृत वाङ्मय का तालमेल प्रायः समाज में 14वीं-15वीं शताब्दी तक रहा है। 10वीं शताब्दी के आसपास तक तो जैन परंपरा में संस्कृत और प्राकृत भाषाएं, इन दोनों भाषाओं में माने सौरसेनी में और संस्कृत में लेखन की एक साथ परंपरा रही है। ऋषि को जब विचार आया तो उन्होंने प्राकृत में लिखना चालू कर दिया, और ऋषि को जब विचार आया तब उन्होंने संस्कृत में लिखना चालू कर दिया। इस प्रकार से संस्कृत और प्राकृत की विद्याएं, भाषाओं में निगूढ़ित विद्याएं जीवित रहीं। संस्कृत का जो पुराना नाट्य साहित्य है, नाटकों में संस्कृत और प्राकृत की जो भाषाएं हैं वे भाषाएं साथ साथ चलती हैं। संस्कृत में भी बोला जाता है परंतु समझते सब हैं। संस्कृत बुद्धिजीवी भी संस्कृत को समझते हैं, और जिन्हें बुद्धिजीवी नहीं कहा जाता वो पात्र भी संस्कृत को समझते हैं, परंतु वे बोल नहीं पाते, परंतु समझते हैं। तो ये दोनों धाराएं, संस्कृत की धारा और प्राकृत की धारा, वाङ्मय में सदा से दो कूल बन करके, दो किनारे बन करके ज्ञान विज्ञान की नदी को प्रवाहित करती रही है। तो यदि हम इन दोनों किनारों की रक्षा करते हुए, प्राकृत वाङ्मय और संस्कृत वाङ्मय की रक्षा करते हुए उन्हें समझने का, उन्हें जानने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन मूल्यों को उत्कृष्ट बना सकेंगे, अच्छे नागरिक बन सकेंगे, और इससे बड़ी कोई राष्ट्र की, देश की, समाज की सेवा नहीं हो सकती है। इतना ही मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।